डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th यूनिट 1 सॉलिड स्टेट को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि डेफिनेशन क्या होती है सॉलिड की। जो सॉलिड स्टेट है वो है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। ए सॉलिड इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ मैटर विच पोजेसेस रिजिडिटी का मतलब रिजिड होता है कठोर। मतलब ये जो फॉर्म है मैटर की वो कठोर होती है एंड हेंस पोजेस ए डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, और जिसकी वजह से इसकी शेप भी डेफिनेट और वॉल्यूम भी डेफिनेट। आपने +1 क्लास में भी ये पढ़ा होगा कि सॉलिड जो है डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम होती है। लिक्विड में शेप डेफिनेट नहीं होती है जबकि वॉल्यूम डेफिनेट होती है, और गैस में दोनों ही चीज़ें डेफिनेट नहीं होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि कारण क्या है इसका। कोई भी सब्सटेंस जो है वो सॉलिड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करेगा, तो उसका कारण हम समझते हैं। क्वेश्चन हमारा, व्हाई डू सम सब्सटेंस एग्जिस्ट एज सॉलिड। तो कारण जो है वो दो होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी। दोनों के दोनों आपस में रिलेटेड हैं। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, नाम से पता चला इंटरमोलिकुलर, मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स, उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो अब जो है आप खुद ध्यान दें इस बात पे, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स स्ट्रांग है तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेंगे और एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज रहेंगे। अब जितना ज़्यादा क्लोज हैं उतना ही उनके सॉलिड होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि सॉलिड वही होते हैं जिनमें पैकिंग क्लोज होती है। अगर वो दूर दूर हो जाएंगे तो लिक्विड, और बहुत दूर हो जाएंगे तो गैस। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स में क्या समझना है हमें कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स जो है वो स्ट्रांग होगा तो जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल पास रहेंगे, और पास रहेंगे तो वो सॉलिड है। तो मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर ज़्यादा होंगे तो वो सॉलिड रहेगा। तो इसको पढ़ के देखते हैं। दीज आर द फोर्सेस existing among the constituent particle which try to keep constituent particle close together। अब यहाँ पे हमें सिर्फ डेफिनेशन बताई गई इंटरमोलिकुलर फोर्स की कि वो फोर्स जो पार्टिकल को क्लोज रखते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, अगर वो सॉलिड है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होने चाहिए। थर्मल एनर्जी उल्टा है। थर्मल एनर्जी टेम्परेचर की वजह से होने वाली एनर्जी, गर्मी की वजह से होने वाली एनर्जी। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर दो पार्टिकल को हम टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब इनको गर्म किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि इनकी थर्मल एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो ये जो है जैसे ही हम थर्मल एनर्जी बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं। अब आप देखें कि अगर हमें कोई चीज़ सॉलिड चाहिए तो उसके मॉलिक्यूल तो पास होने चाहिए। तो मतलब हमें उनको पास रखना है तो थर्मल एनर्जी क्या रखनी पड़ेगी, बहुत कम, तभी वो जो है एक दूसरे के पास रहेंगे। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो या थर्मल एनर्जी को बढ़ाते हो तो जो है वो दूर जाना शुरू कर देंगे। तो आपको क्या याद रखना है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होने चाहिए, थर्मल एनर्जी कम होनी चाहिए, तभी वो जो है वो सॉलिड हो सकते हैं। इसको आप रीड भी करके देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। दिस एनर्जी ट्राई टू कीप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपार्ट। देखा आपने, दोनों बिल्कुल अपोजिट। ये क्लोज रखने की कोशिश करते हैं फोर्सेस, और थर्मल एनर्जी दूर करने के लिए। एट लो टेम्परेचर थर्मल एनर्जी क्वाइट लो। तो आपको याद रखना है थर्मल एनर्जी मतलब टेम्परेचर से ही रिलेट रखना है इसको। थर्मल एनर्जी कम होगी लो टेम्परेचर पे, ज़्यादा हो जाएगी हाई टेम्परेचर पे। उसके बाद नेक्स्ट है जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक है, नॉर्मल सी चीज़ है जो हमें पता है कि अभी मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक। अब क्लोजली पैक हैं तो डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होगा। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, सभी की सभी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, बस आपको कंसेप्ट को समझना है। अब हमने कहा कि क्लोजली पैक हैं, तो क्लोजली पैक का मतलब क्या है कि बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक। अब क्लोजली पैक हैं तो
क्लोजली पैक हैं तो हम जो हैं ध्यान देंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल कम रहेगा। अब हमें ध्यान देना है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजली पैक हैं तो डिस्टेंस कम है, तो अब सेकंड हमें बताया गया कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन, मतलब जो पार्टिकल हैं उनकी पोजीशन जो है बिल्कुल फिक्स रहती है, वो मूवमेंट नहीं करते, इसीलिए वो सॉलिड हैं। कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, मतलब वहीं पर ही वो जो है ऑसिलेट कर सकते हैं लेकिन मूवमेंट जो है वो नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, अब इन दोनों की वजह से क्या होगा, दे पोजेस रिजिडिटी, कठोर होते हैं, डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेंसिटी हाई होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितने पार्टिकल अरेंज हैं तो उसको बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी जो है वो हाई रहती है। इनकम्प्रेसिबिलिटी, मतलब सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता फोर्स लगा के। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक इसके। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में दो तरह के बताए गए हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। क्रिस्टलाइन में जो सॉलिड के पार्टिकल हैं वो जो हैं एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। ऑल सॉलिड एलिमेंट्स, यहाँ पे सिर्फ जो है एग्जांपल दे रखे हैं, एंड कंपाउंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड रबर, ग्लास, ये सारी चीज़ें जो है वो एमोर्फस के एग्जांपल हैं। तो सिंपल आपने डेफिनेशन में क्या याद रखना है जो हम पढ़ेंगे इसके बाद, वो है कि क्रिस्टलाइन में पार्टिकल की अरेंजमेंट रेगुलर रहेगी, जबकि एमोर्फस में इरेगुलर, कोई कहीं पे अरेंज है, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, तो कोई फिक्स नहीं है, जबकि क्रिस्टलाइन में रेगुलर अरेंजमेंट जो है रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। यहाँ पे डेफिनेशन भी है, तो डेफिनेशन को पढ़ने से पहले कुछ इस पे ध्यान देते हैं हम। तो इसमें जो है हमें बताया गया है कि अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब अरेंजमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न। तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन में डेफिनेट शेप में वो अरेंज रहेंगे। तो क्या होगा, द ऑर्डर इज सो रेगुलर दैट नोइंग द अरेंजमेंट ऑफ वन साइड, जैसे हमें अगर इस साइड का पता है क्रिस्टलाइन में तो बाकी सारी साइड भी सेम होंगी, तो इसके बेस पे हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये साइड भी सेम इसी ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो इसीलिए जो है इसको बोला जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब जैसा एक हिस्सा जो है अरेंज्ड है उसी तरह से पूरा जो है लैटिस जो है वो अरेंज रहेगी, इसीलिए इनको लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड इन एमोर्फस सॉलिड देयर इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्मॉल रीजन, मतलब कि रेगुलर हो सकती है लेकिन कुछ छोटे से रीजन में। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो कैसे अरेंजमेंट है और यहाँ पे अरेंजमेंट डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। तो कहने का मतलब क्या है कि बिल्कुल छोटे हिस्से में जो है वो रेगुलर होती है, वैसे जो है वो इरेगुलर है, कोई रेगुलरिटी नहीं हो सकती एमोर्फस में। तो इसी वजह से इनको बोला जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इस तरह के ऑर्डर को शॉर्ट रेंज ऑर्डर और इस तरह के ऑर्डर को लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब हम इनकी डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। ए सॉलिड इज सेड टू बी क्रिस्टलाइन, एक सॉलिड को क्रिस्टलाइन कहेंगे इफ इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न। तो इस चीज पे आपने ध्यान देना है, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न मतलब एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज्ड है। जैसे स्कूल में लाइंस बना दी जाती हैं एक के पीछे एक के पीछे एक, तो इसी तरह से डेफिनेट ज्योमेट्री जो है वो होनी चाहिए, जैसे इसमें हम देख रहे हैं, तो वो होगा क्रिस्टलाइन। एमोर्फस जो होता है उसमें क्या है, नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती है। देयर इज ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर ही होता है। तो ये होते हैं क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट्स। अब आपको याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है, पहले हमने पढ़ा लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, ऑर्डर, और अब जो है आपने याद रखना है मेल्टिंग पॉइंट। अब आपको याद रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, अब क्योंकि उनकी अरेंजमेंट बिल्कुल रेगुलर है, तो जब इनको हीट किया जाता है तो ये एकदम से जो है वो पिघलेगा। जैसे
यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोजेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि फिक्स, जैसे आपने सुना होगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब ये रेंज नहीं बताई गई कि 90 से 100 के बीच में है, हमें सीधा ये बता दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको बोलते हैं शार्प। शार्प मतलब फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, भाई इतने मेल्टिंग पॉइंट पे ही वो पिघलेगा। लेकिन एमोरफस जो सब्सटेंस होते हैं, लिखा हुआ है मेल्ट ग्रेजुअली ओवर ए टेम्परेचर रेंज। रेंज का मतलब कि इस रेंज से लेके यहाँ तक जो है इनके बीच में वो पिघल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कि रेंज के अंदर। और शार्प होता है एक फिक्स पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे जो है वो पिघलेंगे। तो आपको याद रखना है क्रिस्टलाइन की डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है, जबकि एमोरफस की नहीं है। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब पिघलने वाली जो टेम्परेचर पिघलने के लिए हमें देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आइसोट्रॉपी, अनआइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी वर्ड का मतलब क्या है वो आपने याद रखना है। इन केस ऑफ एमोरफस सब्सटेंस प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, तो मतलब ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आइडेंटिकल होती हैं सभी डायरेक्शन में, जबकि क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं होता है। तो आपको याद रखना है एमोरफस में सभी डायरेक्शन में जो है, किसी भी डायरेक्शन में हम कंक्लूड करें तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि इसकी जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है, कोई फिक्स नहीं, और इसमें जो है वो फिक्स्ड है। अगर हम इस तरह से मूवमेंट करते हैं और इस तरह से मूवमेंट करते हैं, तो आपको याद रखना है इस तरह से डायगोनल जब मूवमेंट होती है तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ता है, और इस तरह से कम। ध्यान देना है क्लीवेज विद नाइफ। अब क्लीवेज विद नाइफ का मतलब अगर हम नाइफ के साथ इसको कट करते हैं, तो जैसे डायग्राम में दिखा रखा है यहाँ पे, क्रिस्टलाइन जो है वो बिल्कुल जो है क्लीन क्लीवेज जो है वो शो करता है, और एमोरफस जो है वो इरेगुलरिटी शो करेगा। तो सिर्फ इसमें ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इनका मैंने कंपैरिजन बनाया है, तो कंपैरिजन आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन रेगुलर फैशन, शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज। मतलब रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, लॉन्ग रेंज भी हो सकते हैं, शॉर्ट रेंज भी हो सकते हैं, और इसके नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर फैशन। सिंपल ये बात आपने ध्यान रखनी है। दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, तो इनकी जो है इरेगुलर शेप होती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, जबकि इनका रेंज के अंदर जो है वो दिखाया जाता है। ये अनआइसोट्रॉपिक होते हैं, ये आइसोट्रॉपिक। अनआइसोट्रॉपिक मतलब सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती हैं। उसके बाद दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इनकी हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट जिसका शार्प होगा उसकी हीट ऑफ फ्यूजन भी डेफिनेट रहेगी। ये आपने रिलेट करके याद रखना है इसको। उसके बाद दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज, ये हमने पढ़ा है, इरेगुलर कट, और दे आर ट्रू सॉलिड, ये भी आपको याद रखना है। एमोरफस को सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, और स्यूडो सॉलिड भी। स्यूडो वर्ड जहां पे भी आएगा बहुत बार ये देखने को मिलेगा, तो उसका मतलब असलियत में ये है नहीं, वैसे दिखने में ऐसा लगता है। स्यूडो वर्ड का मतलब ये होता है। तो मतलब एमोरफस सॉलिड नहीं है, लेकिन दिखने में सॉलिड जैसे ही हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। तो आपने याद रखना है क्रिस्टलाइन को ट्रू सॉलिड कहते हैं, और इनको स्यूडो सॉलिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं यूज ऑफ एमोरफस सॉलिड। अब यूज क्या है, तो ये तो कॉमन है, आपने वैसे भी पढ़ लेना है इसको, कि जैसे इनऑर्गेनिक ग्लास में जो कि कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम आता है, अनदर वेल नोन जो है वो है रबड़। तो इस तरह से आपने इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन। क्लासिफिकेशन में 4 तरह की क्लासिफिकेशन है इसकी। फर्स्ट जो है वो है आयनिक, फिर मॉलिक्यूलर, फिर कोवलेंट, और फिर मेटालिक। आयनिक नाम से पता चल रहा है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होंगे। मॉलिक्यूलर में जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होंगे, जैसे H2 है, HCl है। कोवलेंट जो होते हैं उसका एग्जांपल है डायमंड, जो कोवलेंट बॉन्ड से। कोवलेंट कौन से होते हैं? जिसमें एटम जो है वो इक्वल शेयरिंग करते हैं कोवलेंट बॉन्ड से। मेटालिक होते हैं जो मेटल्स से बनते हैं। अब मेटल कैसे बनाती हैं? मेटल के पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमें पता है। तो ये जो है आयनिक जैसा ही है, बस इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, नेगेटिव की जगह इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो इसको अच्छे से स्टडी करते हैं एक बार। है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है, आयंस से बना हुआ सॉलिड। तो मतलब जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे उसको हम बोलेंगे आयनिक सॉलिड। तो इसका एक एग्जांपल आपने याद रख लेना है, NaCl, सिंपल। और अब हमें ध्यान देना है कि इनके बीच में फोर्सेस कौन से होंगे। तो आपने याद रखना है
दो चार्जेस के बीच का फोर्स जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपने जो है इनको नोट करना है, नोट्स भी आप बना सकते हैं इसके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो साथ में लिखा हुआ है बाय स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो इसी से ही हम जो है आगे सभी पॉइंट्स जो हैं वो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? फर्स्ट आप देखें, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये आपको सिंपल क्लियर होना चाहिए कि अगर दो पार्टिकल के बीच के फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक दूसरे को स्ट्रांगली उन्होंने अट्रैक्ट कर रखा है, तो उनको दूर करना उतना ही मुश्किल होगा, उतना ही हमें ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो इसका मतलब अगर फोर्स स्ट्रांग होंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, स्ट्रांग फोर्स है तो वो एक दूसरे से अच्छे से बाइंड होंगे और उनको जो है अलग करना भी मुश्किल है और वो खुद भी मूवमेंट जो है वो नहीं कर पाएंगे, और बिना चार्जेस की मूवमेंट के जो है कंडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे लिखा गया है इंसुलेटर ऑफ जो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बिकॉज देयर आयन आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट, क्योंकि ये जो है फ्री नहीं होते हैं। जबकि अगर ये मोल्टन स्टेट में, मोल्टन मतलब पिघले हुए स्टेट में है, तब ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयन अवेलेबल हैं। अगर इनके फोर्सेस थोड़े वीक हो जाएंगे तो ये आसानी से जो है मूव कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि ये जो किस में सॉल्युबल होंगे, तो सॉल्युबिलिटी के लिए आपने याद रखना है जो एक जैसे होंगे वही आपस में सॉल्युबल हो सकते हैं। जैसे आयनिक है तो वो आयनिक में ही होगा सॉल्युबल या फिर पॉलर में होगा, क्योंकि पॉलर मॉलिक्यूल जो होते हैं तो वो आपने याद रखना है उसमें दो पोल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो क्या करेगा, Na पॉजिटिव जो होगा उसके चारों तरफ इन दोनों में से कौन सा अरेंज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो अरेंज हो जाएगा, और जो क्लोरीन होगा उसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो अरेंज हो जाएगा, और इस तरह से ये सॉल्युबल हो जाएंगे। तो तीन चीज़ें आपने पढ़ी, एक तो फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, उसकी वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई, इंसुलेटर और सॉल्युबल इन पोलर और आयनिक। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसीलिए क्लोजली पैक होंगे, तो इसको आपने नॉर्मल ध्यान रख लेना है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर नाम से बज रहा है मॉलिक्यूल से बने हुए सॉलिड, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होंगे उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये दो तरह का हो सकता है, नॉन पोलर, पोलर। नाम से क्लियर हो रहा है, नॉन पोलर जो होंगे उसमें दोनों जो एटम होंगे वो सेम सब्सटेंस के होंगे। जैसे H2 एग्जांपल दे रखा है Cl2, क्योंकि अगर दोनों सेम होंगे तो उनकी जो बीच का बॉन्ड होगा वो किसी भी तरफ शिफ्ट नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से कोई भी पोल जो है वो नहीं बनेगा। अब जैसे H2 है तो H और H दोनों का फोर्स जो है वो सेम कैपेसिटी है, तो इसकी वजह से ना तो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो पाएगा ना ही इधर। लेकिन अगर हम एग्जांपल लें HCl, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो बॉन्ड जो है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से होता है, तो इधर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस तरफ पॉजिटिव, तो इसी वजह से इसको जो है पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो आपने याद रखना है मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल हैं। उसके बाद नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर आइदर एटम लाइक दोज ऑफ नोबल गैस, या तो नोबल गैस के हों या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल हों, जैसे कि H2Cl2। और नोबल गैस आपको पता होना चाहिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, तो ये सारी नोबल गैसेस होती हैं। उसके बाद हमें बताया गया कि फोर्सेस कौन से हैं, तो यहाँ पे बताया गया वीक डिस्पर्जन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस हमने हीलियम के केस में स्टडी किया है अगर आपको ध्यान हो तो। उसके बाद अब जो है वीक डिस्पर्जन फोर्स है, तो वीक से हमें पता चल गया आगे सारे पॉइंट्स का। अब वीक है तो सॉफ्ट है, वीक है तो नॉन, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपने, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पे आयन प्रेजेंट नहीं है तो देखो फोर्स इज वीक लेकिन नो आयन प्रेजेंट, इसीलिए ये जो है नॉन कंडक्टर यहाँ पे बताया गया। फिर जो है सॉफ्ट हमने पढ़ ही लिया है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे क्योंकि फोर्स वीक है, आसानी से दो एटम को अलग किया जा सकता है। फिर जो है
उसके बाद हमें बताया गया कि ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट इन देम आर यूजुअली गैसेस और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मतलब इस तरह के जो सॉलिड हैं वो या तो गैस फॉर्म में होते हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा पोलर। तो पोलर में हमें ध्यान देना है कि दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पोलर मॉलिक्यूल लाइक HCl। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था HCl का, तो सेम वही है। द फोर्सेस होल्डिंग द मॉलिक्यूलर टुगेदर आर डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मतलब डायपोल डायपोल क्या होते हैं, जैसे एक मॉलिक्यूल है इस तरह का पॉजिटिव नेगेटिव और दूसरा मॉलिक्यूल भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अब जो है यहाँ पे हमें बताया गया कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्सेस। मतलब जो पीछे हमने नॉन पोलर में पढ़ा है उससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट जो है वो इंक्लूड हो चुका है। तो अब हमें ध्यान देना है कि स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन है तो वीक ही, आयनिक जितने तो है नहीं स्ट्रॉन्ग, तो इसी वजह से सॉफ्ट है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नॉन पोलर से तो ज़्यादा होगा लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं हो पाएगा। तो ये हमें इसमें ध्यान देना है। नीचे डायग्राम में भी आपको दिखा रखा है, हीलियम जो है वो दिखा रखा है और पोलर का भी एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड। नेक्स्ट है इसका जो थर्ड सी पार्ट है वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आपने सुना होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 2-3 कंडीशन होती हैं, जैसे जो हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट आएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए और साइज जो है वो छोटा होना चाहिए। तो ये कंडीशन जो है वो 2-3 ही एलिमेंट पूरी कर पाते हैं, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो इनके जो मॉलिक्यूल हैं वो आपको पता होगा, HF है, H2O है और NH3 जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है इसमें। उसके बाद थोड़ा इसको स्टडी करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर सच मॉलिक्यूल विच कंटेन हाइड्रोजन एटम लिंक टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इन स्मॉल साइज सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर करवानी है तो उसके लिए 2 कंडीशन होना जरूरी है, साइज जो है वो स्मॉल होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके हमें कुछ बता रखे हैं कैरेक्टरिस्टिक। दे एग्जिस्ट एज वोलेटाइल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वोलेटाइल का मतलब होता है जो अपने आप वेपर जो है वो बन जाएं रूम टेम्परेचर पे, हमें एक्स्ट्रा कुछ ना उसमें एफर्ट करना पड़े। नेक्स्ट है दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर जनरली हाई देन दैट ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाई क्यों है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में भी अटैचमेंट कर लेते हैं। जैसे HF है तो इसका मॉलिक्यूल जो है वो फ्री नहीं होगा, ये नेक्स्ट के साथ, ये नेक्स्ट के साथ, इस तरह से ये जुड़ते जाएंगे आपस में। तो नेक्स्ट है कोवलेंट नेटवर्क। अब कोवलेंट वाले में हम पढ़ते हैं, सिंपल है, नाम से पता चला है कोवलेंट। कोवलेंट नेटवर्क वो होता है जिसमें दोनों एटम जो है बराबर जो है इक्वल शेयरिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन की करते हैं। तो हमें ध्यान देना है दीज आर दोज क्रिस्टलाइन सॉलिड in which the constituent particle are non-metal linked to adjacent atom by covalent bonds। तो हमें ध्यान रखना है इसके जो constituent particle होंगे कोवेलेंट के वो होंगी नॉन मेटल, और जो इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटालिक तो उसमें constituent particle होंगे मेटल्स। तो अब आप ध्यान दें कि नॉन मेटल लिंक टू adjacent atom by covalent bonds throughout the crystal, पूरे क्रिस्टल में। एज ए रिजल्ट द नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जिसकी वजह से जो नेटवर्क बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड्स का, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, दे फॉर्म ए जाइंट मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल जो है वो बहुत बड़ा जो है साइज में हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो हमें दे रखा है एग्जांपल वो है डायमंड का। डायमंड जो है वो कार्बन का ही एक रूप है। डायमंड और ग्रेफाइट भी आप ध्यान देना कार्बन का ही है, बस फर्क कहाँ है उनकी अरेंजमेंट में। इसमें जो है कार्बन के पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं हमें पता है, तो डायमंड में वो चारों के चारों जो हैं वो अटैच्ड होते हैं। लिंक टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड गिव 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमें मिलती है। एक और एग्जांपल भी यहाँ पे है सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग, अगर स्ट्रॉन्ग है तो हार्ड होगा और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और इंसुलेटर भी होंगे वो। तो फोर्सेस अगर आपको पता है, ध्यान है, तो उसी से आप जो है ये कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं। नेक्स्ट एक एक्सेप्शन हमें दे रखा है ग्रेफाइट का, तो उसका एक ही कारण है क्या कि एक जो एटम है वो 3 से लिंक हो रहा है,
अगर आप ध्यान दें, ग्रेफाइट इज आल्सो ए कोवलेंट सॉलिड बट इट इज सॉफ्ट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है इसका ड्यू टू टिपिकल स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर की वजह से वो। इन दिस केस कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर, इन ईच लेयर एवरी कार्बन एटम इज लिंक्ड टू 3 नाइबरिंग एटम। तो यही पे जो है सारा फर्क है, उसमें तो चारों के चारों बॉन्ड जो है वो बने हुए थे, इसमें 3 है, इसी वजह से एक जो है इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है मूव करने के लिए, और वही जो है इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देता है। नेक्स्ट आप देखें मेटालिक सॉलिड। अभी मैंने आपको बताया था मेटालिक सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे मेटल। अब वो किस तरह से होंगे, अब आपको याद रखना है मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो हैं इस तरह से कुछ जो है अपनी साइट बना लेते हैं, ये आपने ध्यान देना है। अब इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। इन केस ऑफ मेटल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर पॉजिटिव चार्ज्ड मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जैसे आयनिक में था सेम उससे मिलता जुलता है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से होंगे, मेटल, आयन एंड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेटल एटम बिकॉज लो एटम है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब लो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, आयनाइजेशन का मतलब होता है आयन बनना, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन निकलना आसान है, जितनी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल है। तो एटम जो होते हैं मेटल के, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसीलिए जो है आसानी से वो जो है आयनाइज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर पाते हैं। और जो पॉजिटिव बनेगा आयन उसको कर्नल्स भी बोला जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। दीज इलेक्ट्रॉन आर इजिली फ्लो थ्रू आउट द मेटल लाइक वाटर इन सी, इसीलिए इसको जो है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो इसमें इतना आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन है और फ्री इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ इतना। उसके बाद जो फोर्सेस हैं इनके बीच के, उनको बोला गया है मेटालिक बॉन्ड। सिर्फ ये आपने ध्यान रखना है। इसमें इस डायग्राम में आपको दिखाया भी गया है, इस तरह से ये जो है लैटिस में अरेंज होंगे। अब जो है कैरेक्टरिस्टिक बता रखे हैं, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्री है यहाँ पर, तो यहाँ पे बताया गया दे पोजेस हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। अब दो कंडक्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल का मतलब इलेक्ट्रिसिटी इनमें से फ्लो कर सकती है, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब अगर इस तरफ से हम टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हैं कंडक्टर मेटल को, तो वो जो है हीट जो है यहाँ तक ट्रांसफर हो जाएगी। इधर वाला हिस्सा अगर हमने गर्म किया तो इधर वाले हिस्से तक भी गर्मी पहुँच जाएगी। नेक्स्ट जो है दे पोजेस लस्चर। अब चमक तो होगी ही, मेटल है। लस्टर जो है, वैसे इसके जो कलर होते हैं, चमक जो होती है, उसको हम डी ऑर्बिटल जो हमारी यूनिट आएगी डी ऑर्बिटल से रिलेटेड, तो उसमें हम पढ़ेंगे, तो उसमें अच्छे से और एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट जो है दे हैव हाई मेलिएबल एंड डक्टाइल, दे आर हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल। अब ये आपको याद रखना है, मेटल है तो मेलिएबिलिटी भी होती है, डक्टिलिटी भी होती है। नेक्स्ट जो है एज ए पॉजिटिव आयन आर क्लोजली पैक्ड इन क्रिस्टल, द मोस्ट ऑफ मेटल पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी। तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। लास्ट में हम इसका कंक्लूजन कर देते हैं वीडियो के लास्ट में। तो आयनिक सॉलिड थे, पॉजिटिव नेगेटिव आयन से बनते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनमें होते हैं, एग्जाम्पल आपने देख लेना है। हार्ड होते हैं क्योंकि फोर्स स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद इंसुलेटर इज इन स्टेट ऑफ, अब इसका मतलब आपको क्या समझना है, क्या है इसका मतलब है कि वैसे तो इंसुलेटर है, लेकिन अगर मोल्टन स्टेट में है तो कंडक्टर भी हो सकते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबल इन पोलर एंड आयनिक। उसके बाद जो है नेक्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो 3 तरह का है, नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर में आपने याद रखना है एटम जो है वो होंगे या तो नोबल गैस या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और जो पोलर है उसमें पोलर मॉलिक्यूल, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले में हाइड्रोजन के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्मॉल साइज्ड एटम्स। उसके बाद जो फोर्सेस हैं लंडन फोर्स, फिर पोलर वाले में डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट जो है सॉफ्ट होते हैं तीनों के तीनों इंसुलेटर हैं, मेल्टिंग पॉइंट लो है और डेंसिटी भी लो है। कोवेलेंट जो हैं, कोवेलेंट नेटवर्क जो होते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन मेटल जो है हमने पढ़ा था, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और डायमंड है इसका एग्जाम्पल,
हार्ड होते हैं, इंसुलेटर हैं और टेम्परेचर हाई है, क्योंकि हार्ड है टेम्परेचर हाई रहेगा। और जो है एक्सेप्शन हमारे पास है ग्रेफाइट का। मेटालिक सॉलिड जो हैं पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन, और बोन जो होंगे इनके उनको बोलेंगे हम मेटालिक बोन। ऑल मेटल एंड अलॉय, ये एग्जाम्पल है इसका, हार्ड होते हैं, कंडक्टर हैं, ये हमने पढ़ लिया है इसको। तो ये था पार्ट 1, जो वीडियो है वो पार्ट 1 है। नेक्स्ट पार्ट्स में हम बाकी की यूनिट को स्टडी करेंगे।